नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। कहते हैं हर मुद्दे पर राजनीति मुमकिन है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार हालात अलग होते हैं, मुद्दे अलग होते हैं। आज यूपी में ऐसा ही हुआ। जी हां, अखिलेश यादव यूपी में क्राइम को लेकर हमेशा योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला करते रहते हैं, लेकिन आज उनकी खामोशी सुर्खियों में रही। यूपी पुलिस ने एक इंटरनेशनल गिरोह का पर्दाफाश किया। पर्दा हटा तो इसका सरगना समाजवादी पार्टी का नेता निकला। इसके बाद पुलिस के एक्शन को सियासी हथियार बनाना अखिलेश यादव के लिए मुश्किल हो गया। आज बिहार के एक ऐसे मंत्री की खबर भी मैं आपको दिखाऊंगा जिसकी छायावादी कविता ने कथित तौर पर सीएम नीतीश कुमार को नाराज कर दिया। कविता की पंचलाइन थी, बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। इसे सीएम से जोड़कर देखा गया। बात बढ़ी तो मंत्री अशोक चौधरी को मुख्यमंत्री निवास में तलब किया गया। चौधरी बाहर निकले तो नीतीश को अपना मानस पिता भी बता डाला। साथ ही हरियाणा चुनाव की वो खबर भी मैं आपको दिखाऊंगा जो कांग्रेस के खेमे से जुड़ी है। इसमें मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा पर रणदीप सुरजेवाला खुलकर बात करते दिख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां कुशीनगर पुलिस ने नकली नोटों और अवैध हथियार के इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश किया। गिरोह के 10 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से लाखों की जाली करेंसी और हथियार बरामद किए गए। इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता रफीक खान और नौशाद खान की गिरफ्तारी। अपराधियों को साथ नहीं देंगे। मांग करिए। उत्तर प्रदेश की कुशीनगर पुलिस ने पहले 5,62,000 रुपए के जाली नोट, 1,10,000 रुपए के असली नोट, 10 तमंचों, 30 कारतूस और नेपाली करेंसी की नुमाइश लगाई। इसके बाद कुशीनगर के पुलिस कप्तान कैमरे के सामने आ गए। जाली नोटों में डील करने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मोहम्मद रफीक खान उर्फ बबलू खान, तमकुही राज का रहने वाला, नौशाद खान, सभी एक शातिर किस्म के इसमें कई बदमाश हैं। कुशीनगर के एसपी 10 गिरफ्तार आरोपियों के नाम पढ़ते चले गए, लेकिन अब तक पुलिस के हर एक्शन को पीडीए की कसौटी पर कसते रहे अखिलेश यादव इस मुद्दे पर पूरी तरह चुप्पी साध गए। कुशीनगर पुलिस का आरोप है कि ये गिरोह जाली नोट और अवैध हथियारों की इंटरनेशनल धंधेबाजी करता है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह का मास्टरमाइंड रफी खान है। रफी खान उर्फ बबलू खान समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है और नौशाद खान समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष है। गिरफ्तारी समाजवादी पार्टी के नेताओं की हुई, वो भी जाली नोट और अवैध हथियारों का इंटरनेशनल रैकेट चलाने के आरोपों में। तो उत्तर प्रदेश उपचुनाव से पहले एनडीए को बड़ा मुद्दा हाथ लग गया। लोहिया जी का नाम बदनाम कर रहे हैं और आज के जो नकली समाजवादी हैं वो लाल टोपी पहन कर ये क्या काम कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव को अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करना चाहिए। अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता, हर काम सपा नेता करते हैं कि ऐसे लोग धरती पर देश के दुश्मन हैं। इन लोगों को तो तत्काल गिरफ्तार करके इनको सीधे जेल में भेजने की जमानत नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों को। इल्जाम है कि समाजवादी पार्टी का नेता रफी खान जिस गिरोह को हैंडल कर रहा था वो नेपाल के रास्ते जाली नोट का कारोबार करता था। रफी खान खुद को इलायची का कारोबारी बताता था। इलायची की आड़ में नकली नोटों और हथियारों की सप्लाई करता था। उसका कारोबार असम से दिल्ली तक फैला था। समाजवादी पार्टी के नेता का नाम देश विरोधी गतिविधियों में सामने आने पर बीजेपी हमलावर हुई तो अखिलेश यादव की पार्टी ने आरोपियों के मजहब को आधार बना लिया। जो मुलजिम हैं अगर वो भारतीय जनता पार्टी के पास सट जाएं, महाराज जी के पैर छू लें तो माफ हो जाए, और अगर वो ऐसा नहीं है उनकी जात धर्म के देख से किसी दल से उन्हें जोड़ दिया जाए। ऐसे मामलों में हमारा विरोध है और रहेगा। अपने 2 नेताओं की गिरफ्तारी से सवालों में घिरी समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर अल्पसंख्यकों को सताने का आरोप तो लगा रही है, लेकिन बीजेपी के तेवर बता रहे हैं कि वो विधानसभा उपचुनाव में इस मुद्दे को बड़ा हथियार बनाएगी। इन्हें तो सिर झुक जाना चाहिए शर्म से, और मुझे लगता है अखिलेश जी एक बार आप निर्णय लीजिए, इन अपराधियों से मुक्त होइए ताकि जनता आपके साथ जुड़ सके। इन अपराधियों से आपका भला होने वाला नहीं है।
सोमवार को 2 राज्यों में एनकाउंटर हुए। यूपी के उन्नाव में डकैती का आरोपी अनुज प्रताप सिंह ढेर कर दिया गया, तो महाराष्ट्र में बदलापुर रेप कांड का आरोपी अक्षय शिंदे। इन दोनों एनकाउंटर ने देश भर में सियासत को गरमा दिया। यूपी में महाराष्ट्र और दिल्ली से बिहार तक आर पार वाले जुबानी हमले की झड़ी लग गई। जिन 2 राज्यों में एनकाउंटर हुए वहां बीजेपी सत्ता में है, लिहाजा विपक्ष ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एनकाउंटर कोई कायदा नहीं होता है, एनकाउंटर अपवाद स्वरूप कभी कभी करना पड़ता है। कानून इंसान के लिए होता है, कानून हैवान के लिए नहीं होता। ऐसे एनकाउंटर आगे भी होते रहने चाहिए। कि इस तरह की बात करना एक तरह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को ठेंगा दिखाने वाली बात है। संविधान स्पष्ट कहता है कि कानून का शासन होना चाहिए, कि जस्टिस मिलना जरूरी था और जस्टिस मिलने के बाद फांसी देना जरूरी था। लेकिन जो भी कल घटना घड़ी है उसमें काफी सारे प्रश्न हैं। क्या आपटे को बचाने के लिए ये एनकाउंटर या खून या जो भी हो वो हुआ है? महाराष्ट्र की तरह यूपी में भी एनकाउंटर पर आर पार का माहौल दिखा, सियासत का ज्वार चढ़ता रहा। हमारा सवाल वही होता है जहाँ जाति देख के, धर्म देख के, दल देख के, अपना पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए, राजनीति करने के लिए कोई पुलिस का इस्तेमाल करता है तो हम लोग सवाल उठाते हैं। हमारी सरकार के लिए जात के आधार पे अपराधी का बरीकरण नहीं हो सकता। हमारे सरकार के लिए अपराधी की श्रेणी अपराधी है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा समाज डरा हुआ है। जो पूरा तंत्र है ये केवल और केवल ठोको नीति पर चल रहा है, तो ठोको नीति से चीजें नहीं चलेंगी। बात महाराष्ट्र से यूपी तक ही सीमित नहीं रही। बिहार में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने राज्य में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार के मॉडल की मांग कर डाली। बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, सीएम नीतीश कुमार हैं, गृह विभाग उन्हीं के पास है, इसलिए जेडीयू को बीजेपी विधायक का ये बयान चुभ गया। जब तक यूपी की तरह, जोगी जी की तरह इनकाउंटर नीति बिहार में नहीं चलाया जाएगा तब तक अपराधियों का मनोबल बढ़ा ही रहेगा। बिहार में तो कानूनी इनकाउंटर होता है, संवैधानिक तरीके से इनकाउंटर होता है। बिहार में एनकाउंटर के मुद्दे पर बीजेपी और जेडीयू में ही फूट की स्थिति है, तो आरजेडी कह रही है कि अपराधी बेलगाम हैं, इसलिए ध्यान भटकाया जा रहा। ये राज्य अपने नियम, कानून, संविधान से चलेगा। अपराधी पर तो लगाम लगा नहीं पा रहे हैं, अपराध चरम पर है। ये इनकाउंटर मॉडल क्या खाक करेंगे। अगली खबर में बिहार से, जहां नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने सोशल मीडिया पर एक कविता पोस्ट की। इसमें उन्होंने बढ़ती उम्र, कद, इच्छा, क्षमता और भविष्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उनकी इस कविता को नीतीश कुमार के खिलाफ तंज माना गया। इसके बाद बिहार के सियासी गलियारे में हंगामा हो गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार के ताकतवर मंत्री अशोक चौधरी ने सोशल मीडिया पर बढ़ती उम्र की बात की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 1.5 घंटे तक मुलाकात की और सीएम हाउस से बाहर चले गए। फिर क्या था, लालू की पार्टी आरजेडी को नीतीश कुमार की जेडीयू में उठता हुआ तूफान दिखाई देने लगा। जेडीयू के अंदर खेल शुरू हो गया, विद्रोह की स्थिति हो गई है। अशोक चौधरी जी को सीएम हाउस तलब किया गया है। ये तो अभी ट्रेलर है, असली फिल्म तो अभी बाकी है। जिस पिक्चर की बात आरजेडी कह रही है उसकी शुरुआत हुई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अशोक चौधरी की एक कविता से। अशोक चौधरी ने पोस्ट किया, बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। 1-2 बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा है तो समझने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। गिने चुने लोगों से अपने विचार मिलते हैं, यदि 1-2 से नहीं मिलते हैं तो उन्हें छोड़ दीजिए। सरकार का मंत्री सोशल मीडिया पर ज्ञान बांटे और उस पर सियासत न हो, यह गैर मुमकिन था। मान लिया गया कि निशाने पर बढ़ती उम्र वाले नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार जी का काम बोलता है, उम्र नहीं बोलता। तकदीर में राजनीति से कोई पद पा सकता है, लेकिन सम्मान तो नीतीश कुमार जी नहीं पाए। और किसकी हिमाकत जनता दल यू के अंदर है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर देगा। उम्र का हवाला देकर के कोई व्यक्ति इस तरह से तंज कसे तो यह बिल्कुल गैर मुनासिब है, बिल्कुल गलत है, आपत्तिजनक है। बताया गया है कि इस बीच अशोक चौधरी की कविता मुख्यमंत्री तक पहुंची। फिर अशोक चौधरी को सीएम हाउस बुलाया गया। 1.5 घंटे बाद निकले तो किसी से बात नहीं की। मामला बढ़ा तो सफाई देने आगे आना पड़ा। अच्छा लगा।
वो मान के चल रहे हैं कि शायद नीतीश कुमार पर आपने ट्वीट किया। हर लोगों की अपनी अपनी समझदारी है ना, जिसको हम मानस पिता मानते हैं उसके ऊपर हम तंज कैसे कर सकते हैं। सोचने वाली की सोच है, जिसकी जिसकी सोच होगी वैसे ही लोग समझेगा। आप आज सीएम आवास गए थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई? तो रोज जाते हैं, कोई नया बात तो है नहीं। अशोक चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट को गैर राजनीतिक बताया, उन बच्चों के लिए बताया जो माता पिता की बात नहीं सुनते। इसके बाद नीतीश कुमार के साथ तस्वीर वाली उनकी नई पोस्ट सोशल मीडिया पर तैरने लगी। लिखा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देना छोड़ दीजिए। मेरा नेता मेरा अभिमान। अशोक चौधरी के कमेंट पर विवाद कोई पहली बार नहीं हुआ है। 31 अगस्त को भूमिहारों पर नेगेटिव कमेंट के बाद उनकी नीरज कुमार से ठनी थी और उससे पहले वो ललन सिंह से भी टकरा चुके हैं। सवाल है कि क्या हर बार की तरह इस बार भी बिगड़ी हुई बात संभल जाएगी या फिर जेडीयू की घरेलू राजनीति में कोई नया गुल खिलाएगी। खैर बढ़ते आगे और अब बात करते हैं हरियाणा की, जहां कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान में चुनावी प्रचार की तपिश बढ़ा दी है। उन्होंने आज सीएम पद की दावेदारी को लेकर बिना लाग लपेट बात की। सुरजेवाला ने कहा कि सबकी आकांक्षा होती है कि वो सीएम बने। सुरजेवाला ने खुद माना कि सीएम पद को लेकर उनके साथ कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी दावेदार हैं। हरियाणा में चुनावी प्रचार पूरी रफ्तार में है। कांग्रेस से लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी तक कोई कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन आज फिर सबकी निगाहें कांग्रेस पर जा टिकी, जहां मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी वाले पन्ने में एक और बयान जुड़ गया। देखिए, ऐसा है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा हर आदमी की आकांक्षा है। शैलजा जी भी बनना चाहेंगे, क्यों नहीं, मेरी बड़ी बहन है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बनना चाहेंगे। हम तीनों के अलावा कोई और साथी का भी राइट हो सकता है। कांग्रेस के सांसद रणदीप सुरजेवाला ने मन की बात खुलकर कह डाली। अपने साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा को भी सीएम पद का दावेदार बता डाला। साथ ही ये भी कह दिया कि आखिरी फैसला आला कमान का होगा। आखिर में ये निर्णय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब करते हैं। जो वो निर्णय करेंगे वो हम सबको स्वीकार्य होगा। दरअसल सुरजेवाला के जिस बयान के बाद दावेदारी की नई रेस शुरू हुई है, वो एक सवाल के जवाब में आया। ये सवाल रणदीप सुरजेवाला से उनके बेटे आदित्य के एक बयान को लेकर पूछा गया था, जिसमें कैथल सीट से कांग्रेस उम्मीदवार आदित्य ने पिता के मुख्यमंत्री बनने की चाहत जाहिर की थी। अब बेटे की बात पर पिता ने भी मुहर लगा दी है। एक दिन पहले ही कुमारी सैलजा भी दोहरा चुकी हैं कि मुख्यमंत्री के लिए पार्टी ने अब तक कोई चेहरा तय नहीं किया है। कोई चेहरा तय नहीं है, चेहरा बाद में तय होगा। चेहरा तो तय नहीं है, वो तो साफ हो गया। दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी के लड्डू प्रसाद में मिलावट के मुद्दे पर स्टार वॉर की शुरुआत हो गई है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और तेलुगु फिल्मों के स्टार पवन कल्याण और अभिनेता प्रकाश राज के बीच जबरदस्त वार पलटवार हो रहा है। अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रकाश राज का कमेंट पवन कल्याण को नाराज कर दिया। Respect for you. Kani, when it comes to secularism, Prakash Raj Garu, it is a two-way, not one way. 20 सितंबर को पवन कल्याण ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था कि हम सभी तिरुपति बालाजी के प्रसाद में पशु चर्बी, फिश ऑयल, पोर्क फैट और बीफ फैट मिलाए जाने की बात सामने आने से बेहद आहत हैं। तब की वाईसीपी सरकार की तरफ से गठित किए गए टीटीडी बोर्ड को कई सवालों के जवाब देने हैं। हमारी सरकार हर संभव सख्त कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय स्तर पर एक सनातन धर्म रक्षण बोर्ड की स्थापना का समय आ चुका है, जो पूरे भारत के मंदिरों से जुड़े मुद्दों पर नजर रखे। इस ट्वीट पर अभिनेता प्रकाश राज ने तीखी टिप्पणी कर दी। उन्होंने लिखा, प्रिय पवन कल्याण, ये उस राज्य में हुआ है जहां के आप उप मुख्यमंत्री हैं। कृपया जांच कराएं, दोषियों को पकड़िए और सख्त एक्शन लीजिए। आप आशंकाएं क्यों फैला रहे हैं और मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर क्यों भड़का रहे हैं? देश में पहले से ही काफी सांप्रदायिक तनाव है।
इसी बात पर पवन कल्याण भड़क गए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये मजाक नहीं है, गहरी नाराजगी और दर्द है, इसे कभी मत भूलिए। सनातन धर्म के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचिए। इस पर प्रकाश राज ने भी वीडियो जारी कर जवाब दिया। कहा कि पवन कल्याण जी ने मेरी बातों का गलत मतलब निकाला है। Might be fun for you. It is not fun for us. It's a deep anguish, deep pain. Don't you ever forget. Before you come and think 100 times and say, talk about Sanatana Dharma. Enough of this. నేను ఇప్పుడు విదేశాల్లో షూటింగ్లో ఉన్నాను. ఈ ప్రతి మాటకి సమాధానం చెప్తాను. ఈ మధ్య మీకు వీలైతే నా ట్వీట్ని మళ్ళీ చదవండి, అర్థం చేసుకోండి. पुलिस के बंदूक छीनकर पुलिस के ऊपर गोली चलाई, हवा में गोली चलाई और अपने संरक्षण के लिए पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई। इस तरह से किसी को इनकाउंटर करना ये एक तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। अब कांग्रेस को बताना पड़ेगा, शरद पवार जी को और उबाठा को बोलना पड़ेगा कि वो बलात्कारी के साथ खड़े हैं या बलात्कारियों को सजा देने वालों के साथ खड़े हैं। कल 2 एनकाउंटर की खबर आई थी। एक एनकाउंटर यूपी में हुआ था जबकि दूसरा महाराष्ट्र में। लेकिन देश के 2 बड़े राज्यों में एनकाउंटर के मुद्दे पर सियासी भूचाल आया हुआ है। पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। कल शाम जब बदलापुर कांड के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर की खबर आई तो हड़कंप मच गया। पिछले महीने अक्षय शिंदे पर 2 बच्चियों से स्कूल के भीतर रेप का आरोप लगा था। आरोप के बाद महाराष्ट्र के बदलापुर में भारी बवाल हुआ था। लेकिन कल एक दूसरे मामले में पुलिस जब अक्षय शिंदे को पूछताछ के लिए ले जा रही थी तो एनकाउंटर में उसकी मौत की खबर आई। अब परिवार से लेकर विपक्ष तक इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहा है और आज हम भारत की बात में आपको एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी दिखाने जा रहे हैं। पहली नजर में आपको लगेगा कि भला एक दूसरे से मेल ना खाने वाली इन 2 तस्वीरों का आपस में क्या रिश्ता है? तो रिश्ता है बदलापुर। जो आरोपी है उनको हमारे हवाले कर दो, हम लोग देख लेंगे उसके साथ क्या करना है बस। क्रोध का ज्वालामुखी फटने की ये तस्वीरें 1 महीने पहले 20 अगस्त की हैं, जब बच्चियों से हुए यौन शोषण के खिलाफ ठाणे के बदलापुर स्टेशन पर 10 घंटे से ज्यादा वक्त तक लोकल ट्रेन की आवाजाही ठप कर दी गई। ये प्रदर्शन बदलापुर रेप कांड में पुलिस की लापरवाही के खिलाफ था। आरोप 23 साल के स्वीपर अक्षय शिंदे पर लगा था, जिसने स्कूल के भीतर 3 और 4 साल की 2 छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार जैसा जघन्य अपराध किया था। और सोमवार शाम को जब अक्षय शिंदे के एनकाउंटर में मारे जाने की खबर आई तो बदलापुर में पटाखे जलाकर जश्न मनाया गया। कहीं आतिशबाजी की जा रही थी तो कहीं मिठाई खिलाकर जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन एनकाउंटर पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या मामला दबाने के लिए एनकाउंटर किया गया। जो संचालक मंडल जो स्कूल का आरएसएस और बीजेपी का था, उनको बचाने के लिए इस तरह की घटना को किया गया है क्या, ये शंका सबके मन में है।
शिंदे सरकार बनाम विपक्ष के बीच एनकाउंटर को लेकर कैसी रार छिड़ी है ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि सोमवार शाम को ऐसा क्या हुआ कि पुलिस वैन के भीतर गोली चलने की नौबत आ गई थी। सोमवार शाम करीब 5:30 बजे का वक्त हो रहा था जब महाराष्ट्र की तालोजा सेंट्रल जेल से आरोपी अक्षय शिंदे को हिरासत में लेने के बाद पुलिस वैन ठाणे शहर के लिए रवाना हुई थी। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है वही गाड़ी है जिस गाड़ी से अक्षय शिंदे को तलोजा जेल से थाने ले जाया जा रहा था। ये वही गाड़ी है जिसकी अभी फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। अंदर टॉर्च की मदद से बारीकी से एक एक कोना देखा जा रहा है, खून के धब्बे देखे जा रहे हैं। ठीक ऐसी ही पुलिस वैन में आरोपी अक्षय शिंदे 2 पुलिस वालों के साथ बैठा हुआ था। बदलापुर कांड के मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर करने वाले क्राइम ब्रांच के अधिकारी संजय शिंदे ने बताया कि रास्ते में अक्षय गाली गलौज करने लगा था, जिसे शांत करने के लिए गाड़ी रुकवाई गई और अक्षय शिंदे को शांत करने की मकसद से संजय शिंदे पुलिस वैन में पीछे जाकर बैठ गए। पुलिस वैन को सेंट्रल जेल से रवाना हुए करीब 45 मिनट हो चुके थे। शाम के 6:15 बजे का वक्त हो चुका था और इसी वक्त अक्षय शिंदे असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर नीलेश मोरे की कमर से पिस्तौल खींचने की कोशिश करने लगता है। हाथापाई में नीलेश मोरे की पिस्तौल लोड हो गई और एक गोली एपीआई नीलेश मोरे की बाई जांघ में जा लगी और वो गिर गए। इसी तरह की गाड़ी थी जिस गाड़ी में अक्षय शिंदे को तलोजा जेल से थाने ले आया जा रहा था और मैं आपको अंदर का सिटिंग अरेंजमेंट दिखाता हूँ। ये ऐसी ही कुछ सिटिंग अरेंजमेंट होती है जिसमें आरोपियों को बिठाया जाता है। इस तरफ एक तरफ पुलिस बैठती है और एक तरफ आरोपी बैठते हैं। अक्षय शिंदे भी एक तरफ बैठा हुआ था। तो देखिए ये नज़ारा कुछ इसी तरह का होता है। इस गाड़ी में से आरोपियों को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब आरोपी अक्षय शिंदे के हाथ में नीलेश मोरे की पिस्तौल आ चुकी थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अक्षय चिल्लाते हुए कह रहा था कि वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा और इसके बाद अक्षय 2 और फायर करता है, लेकिन दोनों बार गोली मिसफायर होती है और फिर संजय शिंदे के मुताबिक अपनी और अपने साथी पुलिस वालों की जान बचाने के लिए वो अक्षय शिंदे पर गोली चलाते हैं। गोली लगते ही अक्षय शिंदे गिर जाता है। आपको दिखा दें कि इसी टेंट में अक्षय शिंदे को जिस गाड़ी से ले जाया जा रहा था वो गाड़ी यहाँ पर लाकर रखी गई है। पूरी तरह से इलाका कॉर्डन ऑफ करके रखा हुआ। देख सकते हैं कि पुलिस भी लोगों को रोक रही है कि लोग यहाँ पर न जाएं और इस पूरे इलाके को सिक्योर कर रखा हुआ है। हर किसी को रोका जा रहा है जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं। पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है और ऐसी प्राथमिक जानकारी मुझे मिली है। बाकी तो पुलिस जांच के बाद बाकी सब पता चलेगी। जिस जगह ये घटना घटी ये मुमरा बाईपास रोड है जहाँ पे अक्षय शिंदे की एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। अक्षय को तलोजा जेल से थाना लेते जाते वक्त इसी मुमरा बाईपास रोड पर अक्षय ने पुलिस की गाड़ियों में से एक पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनकर पुलिस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें जवाबी उत्तर देते वक्त पुलिस की फायरिंग में अक्षय की मौत हो चुकी है। अक्षय शिंदे को छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। आरोपी अक्षय का परिवार पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगा रहा है। ये झूठ बोल रहे हैं उन लोग झूठ बोल रहे हैं। उन लोग पैसा खाया और मेरा बच्चों को मार दिया। आप ये आरोप लगाना है कि फर्जी एनकाउंटर किया गया। फर्जी है फर्जी, और ये पैसा देके कुछ पैसा का लड़का को मार डाला है। इसी साल महाराष्ट्र विधानसभा में चुनाव है और चुनाव से पहले एनकाउंटर के मुद्दे पर सियासी वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। हमें यही उम्मीद थी कि जस्टिस मिलना जरूरी था और जस्टिस मिलने के बाद फांसी देना जरूरी था, लेकिन जो भी कल घटना घड़ी है उसमें काफी सारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यही है कि क्या आपटे को बचाने के लिए ये एनकाउंटर या खून या जो भी हो वो हुआ है। उनका एनकाउंटर कर आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उन बच्चियों को न्याय मिला है। ये दिखा रहा है कि अपने बचाव करने के लिए, बेटियों को न्याय ना देने के लिए ये जो काम किया है, पाप किया है, कृत्य किया है, वो शर्मनाक है। जबकि शिंदे गुट की शिवसेना ताल ठोक कर कह रही है कि अगर एनकाउंटर फर्जी भी है तो इसको मुद्दा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आगे बढ़ के बोल रहा हूँ
कि अगर ये फेक भी है तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र के तमाम विपक्षी नेताओं को खड़ा होना चाहिए, महाराष्ट्र की माताओं और बहनों के साथ, हमारी लाडली बहनों के साथ खड़ा होना चाहिए कि आपके ऊपर किसी ने आंख उठाई तो हमने उसकी आंखें फोड़ दी। महाराष्ट्र के बाद चलिए उत्तर प्रदेश, जहां जाति देखकर एनकाउंटर करने के आरोप पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने लगाए थे। दरअसल यूपी पुलिस ने सुल्तानपुर लूटकांड के एक और आरोपी का सोमवार को एनकाउंटर कर दिया। यह आरोपी ठाकुर जाति का है, लेकिन इसी मामले में पुलिस ने पहले मंगेश यादव नाम के आरोपी का एनकाउंटर किया था और इसी के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि जाति देखकर गोली चली। और ठाकुर जाति के आरोपी के एनकाउंटर के बाद भी समाजवादी पार्टी यही बात दोहरा रही। तस्वीरें 28 अगस्त को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी शॉप की हैं, जहां दुकानदार और ग्राहक बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां तक तो सब कुछ ठीक था। दोपहर 12:47 का वक्त हो रहा था कि तभी धड़धड़ाते हुए 5 अपराधी एक एक करके दुकान के भीतर घुसते हैं। इन अपराधियों के हाथ में हथियार होता है और इसकी नोक पर ही दुकान में लूटपाट शुरू की जाती है। तीन अपराधी दुकान में मौजूद लोगों को डरा धमका कर रखते हैं, जबकि 2 थैले के अंदर दुकान का सारा सामान लूट कर भर रहे होते हैं। इस लूट में 5 आरोपी शामिल बताए गए थे, जिनमें अंकित, अरबाज, अनुज प्रताप सिंह, फुरकान और मंगेश यादव का नाम था। सबसे पहले यूपी एसटीएफ ने 5 सितंबर को जौनपुर के रहने वाले आरोपी मंगेश यादव को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। इसके बाद इसी मामले में एक आरोपी अजय यादव के पैर में गोली मार दी थी, जिसका इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। इसी के बाद से यूपी की राजनीति में एनकाउंटर पर सियासत होने लगी और बयानों का युद्ध छिड़ गया। अभी तक जितनी भी हत्याएं हुई हैं या एनकाउंटर हुए हैं, सबसे ज्यादा पीड़ित परिवार के लोगों की हत्या की सरकार ने। जब पुलिस उसको पकड़ने गई तो पुलिस के ऊपर फायर किया, तब पुलिस माला लेके पहरावे कि पुलिस गोली चलावे। जब वो उधर से चला रहा तो इधर से गोली चली, तब उसमें जाति चीन करके तो गोली नहीं जाके लगी। और अब मंगेश यादव के एनकाउंटर के ठीक 18 दिन बाद सुल्तानपुर डकैती के दूसरे आरोपी अनुज प्रताप सिंह के मारे जाने की खबर आई। यूपी के उन्नाव में सोमवार सुबह पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश अनुज प्रताप सिंह को घेर दिया था। पुलिस के मुताबिक अनुज ने फायरिंग शुरू कर दी तो एसटीएफ और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अनुज के सिर पर गोली लगी। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमारा कोई आरोप नहीं है। प्रशासन की जो इच्छा थी, प्रशासन ने अपनी इच्छा पूर्ण कर ली, बस हमें कुछ कहना नहीं। हमारे लड़के के ऊपर सिर्फ 1 मुकदमा था, उसका इनकाउंटर कर दिया गया, जबकि 40 मुकदमे वाले जेल के अंदर हैं, उन पे उनका इनकाउंटर नहीं हुआ। अब तो ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया, अब तो जातिवाद भी खत्म हो गया। मतलब अब तो सरकार को संतुष्टि मिलनी चाहिए कि एक ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। अनुज प्रताप सिंह का परिवार आरोप लगा रहा है कि पुलिस ने निर्दोष की जान ली है। इन्होंने इनकाउंटर किया, उनके ऊपर केस होना चाहिए कि अगर कोई गुनाह होता है तो उसकी सजा कोर्ट देगा, ना कि एसटीएफ वाले या फिर पुलिस वाले। लेकिन यूपी पुलिस का बयान सुनिए, जो बता रही है कि अनुज प्रताप सिंह सुल्तानपुर लूटपाट का आरोपी था और उसे पुलिस लगातार ढूंढ रही थी। अनुज प्रताप सिंह उन 5 अभियुक्तों में से है जिन्होंने शराफा की दुकान के अंदर घुस के इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। इसके ऊपर 4 सितंबर से ही जोन ऑफिस से 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसके पहले भी अनुज प्रताप सिंह द्वारा गुजरात में सूरत में बैंक डकैती किया गया, जिसमें वो जेल जा चुका था। जिस दुकान में लूटपाट हुई उसके मालिक भी पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट दिख रहे हैं। इस तरीके से पुलिस की शासन की कार्रवाई हो रही है, उससे हमें लगता है कि हमारा माल सब मिल जाएगा और इसी उम्मीद इच्छा में हम हैं। लेकिन विपक्ष का दावा है कि एनकाउंटर नीति का योगी सरकार को उपचुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हम मिलकर लड़ेंगे, 10 की 10 लड़ेंगे, 10 की 10 हराएंगे। इनकी जो ठोकी नीति है, ठोको नीति जनता इस बार चालू कर देगी। इस बार जनता खुद ठोकने जा रही है। अभी इन्होंने लोकसभा में जनता ने ठोका है, अब देखिए विधानसभा में भी ठोकेगी। उपचुनाव में भी इनकी ठोको नीति का जवाब जनता
वोट ठोक कर दे देगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर पर राजनीति तेज हो चुकी है, क्योंकि मुठभेड़ में मारे जाने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। ताजा मामला यूपी के गाजीपुर का है, जहां 1 लाख का इनामी बदमाश और शराब तस्कर जाहिद उर्फ सोनू को एनकाउंटर में मार गिराया गया। कि 19-20 अगस्त की रात को एक घटना हुई थी, जिसमें बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में 2 आरपीएफ के जवानों की बहुत ही नृशंस तरीके से कुछ शराब तस्करों ने जवानों के द्वारा रोके जाने पर मार पीट कर गाड़ी से फेंक दिया गया था, जिससे उनकी दोनों की मृत्यु हो गई थी। सूचना प्राप्त हुई थी कि इस का जो मुख्य अभियुक्त, जो कि हमारा 1 लाख का इनामी है, सोनू उर्फ जाहिद, वो दिलदार नगर दमनिया बॉर्डर पे आज ट्रेन में शराब लोड करने वाला था। तो वहाँ पर जब टीमें पहुँची उस जानकारी के आधार पर, तो इसने फायर झोंक दिया टीम पर, तो जवाबी फायर में इसको गोली लगी। यूपी में लगातार बढ़ते एनकाउंटर के पीछे विपक्ष उपचुनाव को वजह बता रहा है। डर का माहौल पैदा कर रखा है, हर व्यक्ति डरा है, घबराया है कि पुलिस इतनी बेलगाम हो गई है कि कब क्या किसके साथ हो जाए। चुनाव लड़ने के लिए इनकाउंटर आप नहीं करा सकते, आपकी इमेज खराब हो गई है, उसे बैलेंस करने के लिए आप इनकाउंटर नहीं करा सकते। अब लगातार दबाव है पुलिस पे। अब सवाल ये है कि योगी सरकार के राज में यूपी में क्या वाकई एनकाउंटर बढ़े हैं? हमने आंकड़े खंगाले तो पता चला कि योगी सरकार 1 में यानी 2017 से 2022 के बीच 5 साल में 158 एनकाउंटर हुए, यानी औसतन 2 महीने में 5। जबकि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल यानी मार्च 2022 से सितंबर 2024 करीब 2.5 साल के भीतर 49 एनकाउंटर हुए हैं, यानी औसतन 2 महीने में 3 एनकाउंटर। यूपी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक जिन अपराधियों का एनकाउंटर हुआ उनमें 67 मुस्लिम हैं, 20 ब्राह्मण हैं, 18 ठाकुर हैं, 16 यादव हैं और जबकि 14 दलित हैं। हालांकि यूपी सरकार का स्टैंड साफ है कि जाति और धर्म देखकर एनकाउंटर नहीं किया जाता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।